नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 40 तक कवर किया था। इंडस्ट्रियल एरा, लेबर लॉस, मार्क्सिज्म, रशियन रेवोल्यूशन और यूरोपियन पेजेंट इश्यूज़ की शुरुआत। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बाकी बचा हुआ पूरा सिलेबस क्वेश्चन 141 से 84 तक। इसमें आएगा इंडियन पेजेंट मूवमेंट्स, जो अकेला 19 क्वेश्चंस का सबसे बड़ा टॉपिक है। इंडियन ट्रेड यूनियंस, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और ग्लोबल लेबर लेजिस्लेशन। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सेक्शन 4 के बचे हुए 3 सवाल से, जो कि है यूरोपियन पेजेंट इश्यूज़। क्वेश्चन नंबर 41 है, मार्क्सिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी लेबर मार्केट्स में मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन को फेवर करती है और फ्री मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करती है? सो इसका करेक्ट आंसर है लेसेस फेयर कैपिटलिज्म। लेसेस फेयर कैपिटलिज्म मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट करता है, मतलब लेबर और प्रोडक्शन को रेगुलेट करने का काम फ्री मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है, जो मार्क्सिस्ट वर्कर कंट्रोल वाली डिमांड के बिल्कुल ऑपोजिट है। लेसेस फेयर एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका लिटरल मतलब है लेट इट बी या छोड़ दो, जैसा है वैसा चलने दो। ये टर्म 18th सेंचुरी के फ्रेंच इकोनॉमिस्ट्स ने कॉइन किया था और बाद में एडम स्मिथ के इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट से स्ट्रांगली एसोसिएट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक वर्क्स के लिए या ज़मींदारों द्वारा हिस्टोरिकली विलेजर्स से मांगी जाने वाली जबरन बिना वेतन के श्रम के लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है? इसका करेक्ट आंसर है बेगार। बेगार इंडिया में हिस्टोरिकली विलेजर्स से मांगी जाने वाली जबरन बिना वेतन के श्रम, फोर्स्ड अनपेड लेबर को रेफ़र करता है, जो अक्सर ज़मींदारों या कॉलोनियल ऑफिशियल्स द्वारा मांगी जाती थी। बिल्कुल फ्रांस के कॉर्वी जैसा कॉन्सेप्ट। बेगार सिस्टम ब्रिटिश इंडिया में बहुत कॉमन था। गांव वालों को रोड्स बनाने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सामान धोने या मिलिट्री सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिना पैसे के काम करवाया जाता था। यह सिस्टम 1922 के एका मूवमेंट, जो हमें आगे क्वेश्चन नंबर 54 में मिलेगा, का भी एक मेजर इशू था। सो याद रखिए, कॉर्वी फ्रांस का, बेगार इंडिया का कॉर्वी, दोनों यूनिवर्सल फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन पैटर्न है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। फॉलोइंग का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें। फर्स्ट इज रशियन सर्व्स की इमेंसिपेशन, सेकेंड AITUC का फॉर्मेशन, थर्ड बारदोली सत्याग्रह, फोर्थ तेलंगाना रिबेलियन। सो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, 4। सही ऑर्डर है सर्व्स की इमेंसिपेशन, जो कि 1861 में हुई, AITUC का फॉर्मेशन 1920 में हुआ, बारदोली सत्याग्रह 1928 में और तेलंगाना रिबेलियन 1946-51 में। ये क्रोनोलॉजी दिखाता है कि कैसे एक ही पेजेंट लेबर राइट्स का थीम रशिया से लेकर इंडिया तक और 1861 से लेकर 1951 तक एक कॉन्टिन्यूस थ्रेड की तरह चलता है। DSSB इस तरह के क्रॉस डिकेड क्रोनोलॉजी क्वेश्चन बहुत लाइक करता है। सो आप भी इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, और यहाँ से हमारा न्यू सेक्शन स्टार्ट होता है, इंडियन पेजेंट मूवमेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 44 है, 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा पेजेंट मूवमेंट एक्सप्लॉयटेटिव तिनकथिया सिस्टम के अंदर इंडिगो की जबरन खेती के अगेंस्ट था? सो इसका करेक्ट आंसर है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में, जो कि 1917 में एक्सप्लॉयटेटिव तिनकथिया सिस्टम्स के अगेंस्ट था, जिसमें पेजेंट्स को अपनी ज़मीन के एक हिस्से पर इंडिगो उगाना पड़ता था। चंपारण सत्याग्रह गांधी का इंडिया में पहला मेजर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है कि गांधी का इंडिया में सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। साउथ अफ्रीका से रिटर्न करने के बाद ये राजकुमार शुक्ला नाम के एक लोकल किसान के परसिस्टेंट इनविटेशन की वजह से हुआ, जिन्होंने गांधी को चंपारण आने के लिए कन्विंस किया था।
सो याद रखना, चंपारण इक्वल्स टू गांधी का इंडिया में फर्स्ट मूवमेंट जो कि 1917 में था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। चंपारण सत्याग्रह भारत के कौन से स्टेट में हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। चंपारण डिस्ट्रिक्ट आज बिहार में दो पार्ट्स में डिवाइड है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से बिहार टूरिज्म और हिस्ट्री सर्किट्स में भी फेमस है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जिस तिनकथिया सिस्टम का विरोध हुआ वो क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है A system requiring peasants to grow indigo on 3/20th of their land। सो इसका एक्सप्लेनेशन है, तिनकथिया सिस्टम के अंडर चंपारण के पेजेंट्स को अपनी लैंड होल्डिंग के 3/20th हिस्से पर इंडिगो उगाना पड़ता था, प्लांटर्स द्वारा सेट की गई एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स के अंदर। तिनकथिया नाम 3 कत्था से आया है क्योंकि हर बीघा यानी 20 कत्था ज़मीन में से 3 कत्था इंडिगो के लिए रिजर्व करना पड़ता था। ये सिस्टम इतना एक्सप्लॉयटेटिव था कि जब सिंथेटिक डाइज मार्केट में आए जर्मनी से, तो प्लांटर्स ने पेजेंट्स से कॉम्पनसेशन भी वसूल करना शुरू कर दिया ताकि अपना लॉस कवर कर सकें। यही फाइनल ट्रिगर बना प्रोटेस्ट का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 1918 में गुजरात का कौन सा पेजेंट मूवमेंट क्रॉप फेलियर के बाद पेजेंट द्वारा लैंड रेवेन्यू देने से इनकार करने से जुड़ा था? सो इसका करेक्ट आंसर है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में क्रॉप फेलियर और फेमाइन कंडीशंस के बाद पेजेंट्स द्वारा लैंड रेवेन्यू देने से इनकार करने से जुड़ा था। खेड़ा सत्याग्रह वो पहला मूवमेंट था जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी के साथ डायरेक्टली काम किया। यही पार्टनरशिप आगे चलकर बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में कंटिन्यू हुई। इसी मूवमेंट में यंग वल्लभ भाई पटेल ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। सो खेड़ा इक्वल्स टू क्रॉप फेलियर प्लस रेवेन्यू रिफ्यूज़ल जो कि 1918 में हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 1928 में गुजरात का कौन सा पेजेंट मूवमेंट वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लैंड रेवेन्यू में इंक्रीज़ के अगेंस्ट था? तो हमने ये पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर है बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह इतना सक्सेसफुल था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू इंक्रीज वापस लेना पड़ा और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन सेटअप करना पड़ा। ये गांधीयन सत्याग्रह की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी में से एक माना जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी गई? सो इसका करेक्ट आंसर है सरदार। वल्लभ भाई पटेल को बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद सरदार, जिसका मतलब है चीफ या लीडर, की उपाधि दी गई। ये टाइटल उन्हें खुद बारडोली की महिलाओं ने दिया था उनके लीडरशिप के सम्मान में। इसी टाइटल के साथ वो पूरी ज़िंदगी सरदार पटेल के नाम से जाने गए और बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। बंगाल 1946-47 में कौन सा पेजेंट मूवमेंट ने ज़मींदारों को दिए जाने वाले क्रॉप के शेयर को आधा से घटाकर 1/3 करने की मांग की? सो इसका करेक्ट आंसर है तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट जो कि 1946-47 में हुआ, बंगाल में ये मांग करता था कि शेयर क्रॉपर्स अपनी प्रोड्यूस का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही ज़मींदारों को दें, ना कि ट्रेडिशनल आधा हिस्सा। तेभागा बंगाली वर्ड है जिसका मतलब है 3 हिस्से। इस मूवमेंट का स्लोगन ही था आधी नोए तिभागा चाय, मतलब आधी नहीं 3 हिस्से में से 2 चाहिए। ये बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा के लीडरशिप में हुआ जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्ट्रॉन्ग रोल था। तेभागा और तेलंगाना दोनों 1946-47 के आसपास के मूवमेंट्स हैं लेकिन बिल्कुल अलग। अगला ही सवाल इसी कंपैरिजन पर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। तेलंगाना में निज़ाम के शासन के अंडर फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट डायरेक्टेड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की मांग करने पर कौन सा आर्म्ड पेजेंट अपराइजिंग था? इसका करेक्ट आंसर है
तेलंगाना रिबेलियन मूवमेंट। तेलंगाना रिबेलियन निज़ाम के शासन के अंदर फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट एक आर्म्ड पेजेंट अपराइजिंग था जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म करने की मांग करता था। तेलंगाना रिबेलियन इंडिया के सबसे बड़े आर्म्ड पेजेंट मूवमेंट्स में से एक था। इसमें आंध्र महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी का मेजर रोल था। सो याद रखिए, तेलंगाना इक्वल्स टू निज़ाम के अगेंस्ट आर्म्ड अपराइजिंग, तेभागा था जो बंगाल में मोस्ट पीसफुल मोबिलाइजेशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। किसानों को ऑर्गेनाइज करने और अग्रेरियन रिफॉर्म्स की मांग के लिए 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती ने 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की, जिसने पूरे इंडिया में किसानों को ऑर्गेनाइज करके अग्रेरियन रिफॉर्म्स की मांग की। सहजानंद सरस्वती असल में एक सन्यासी थे जो बाद में किसान आंदोलन के लीडर बने। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक रिलीजियस एस्थेटिक से पीजेंट रेवोल्यूशनरी तक का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है। सो सहजानंद सरस्वती इज इक्वल्स टू ऑल इंडिया किसान सभा का फाउंडर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो ये हम अपने पहले के क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 ही वो साल था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपनी फेज 4 सेशन में पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव अग्रेरियन प्रोग्राम अडॉप्ट किया था। दिखाता है कि उस वक्त किसान इश्यूज़ नेशनल पॉलिटिक्स का सेंट्रल थीम बन रहे थे। सो 1936 इक्वल्स टू किसान सभा का बर्थ ईयर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अवध में कौन सा पेजेंट मूवमेंट 1922 to 22 ने किराए में कमी और जबरन बिना वेतन के श्रम विच इज़ बेगार के उन्मूलन की मांग की थी? सो करेक्ट आंसर इज द एका मूवमेंट। एका मूवमेंट अवध में किराए में कमी और पेजेंट्स पर थोपी गई बेगार के एबोल्यूशन की मांग करता था। एका का मतलब है यूनिटी। इस मूवमेंट का नाम ही इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि पेजेंट्स अलग अलग जातिवाद से ऊपर उठकर एक साथ ऑर्गेनाइज हुए थे। ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 22 के साथ टाइम पीरियड में ओवरलैप करता है, इसलिए दोनों का कनेक्शन समझना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 19वीं सदी का बंगाल का कौन सा पेजेंट मूवमेंट विद्रोह इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट डायरेक्टेड था जो एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर जबरन खेती करवाते थे? सो इसका करेक्ट आंसर है द इंडिगो रिवॉल्ट 1859 to 60। बंगाल में इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट एक पेजेंट अपराइजिंग था जो एक्सप्लॉयटेटिव और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर जबरन खेती करवाते थे। इंडिगो रिवॉल्ट ने बंगाली लिटरेचर को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया। दीना बंधु मित्र के फेमस प्ले नील दर्पण जो कि 1860 इसी रिवॉल्ट पर बेस्ड था, और ये इतना पावरफुल था कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के वाले रेवरेंड जेम्स लॉन्ग को जेल भी हुई थी लाइबल के चार्ज में। सो इंडिगो रिवॉल्ट इक्वल्स टू बंगाल 1859-60। चंपारण सत्याग्रह से 57 ईयर्स पहले। दोनों इंडिगो से रिलेटेड है लेकिन अलग अलग हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 1859-60 के बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट का एक सिग्निफिकेंट आउटकम क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर है द इंडिगो कमीशन वॉज सेटअप लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन इंडिगो कल्टिवेशन। इंडिगो रिवॉल्ट की वजह से ब्रिटिश ने इंडिगो कमीशन 1860 सेटअप की, जिसने इवेंचुअली एक्सप्लॉयटेटिव इंडिगो कल्टिवेशन में डिक्लाइन ला दी। इंडिगो कमीशन रिपोर्ट ने एक्चुअली कंफर्म किया कि प्लांटर्स पेजेंट्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये एक रेयर इंसिडेंट था जहां कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पेजेंट्स की शिकायत को सही माना। इससे इंडिगो इंडस्ट्री बंगाल में धीरे धीरे डिक्लाइन हुई। हालांकि बिहार में ये प्रैक्टिस 1917 तक कंटिन्यू रही, जिसका रिजल्ट था चंपारण मूवमेंट, राइट। ये फैक्ट दिखाता है कि क्यों चंपारण में 1917 में भी इंडिगो इशू जिंदा था। अब हम बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। कॉलोनियल इंडिया के पेजेंट्स मूवमेंट के बारे में फॉलोइंग में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट इज चंपारण सत्याग्रह तिनकथिया सिस्टम के अगेंस्ट था।
सेकंड, बारदोली सत्याग्रह ने बढ़े हुए लैंड रेवेन्यू का विरोध किया। थर्ड, खेड़ा सत्याग्रह ने हायर टैक्सेस के पेमेंट की मांग की। सो करेक्ट आंसर इज ओनली 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही है, स्टेटमेंट थर्ड गलत है, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह ने रेवेन्यू पेमेंट्स के सस्पेंशन रिडक्शन की मांग की थी, ना कि हायर टैक्सेस की। ये एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 3 में हायर टैक्सेस वाला कीवर्ड ही रॉन्ग है। सो याद रखिए, खेड़ा इक्वल्स टू लेस टैक्स मांगा, ना कि ज़्यादा। बारदोली इक्वल्स टू मोर टैक्स का विरोध किया, ऑपोजिशन टू इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, असर्शन रीजनिंग है। असर्शन है चंपारण सत्याग्रह को भारत में गांधी का पहला बड़ा पेजेंट मूवमेंट माना जाता है। रीज़न, इसने एक्सप्लॉयटेटिव तिनकथिया इंडिगो कल्टीवेशन सिस्टम को सफलतापूर्वक चैलेंज किया। सही ऑप्शन चुने। तो इसका करेक्ट आंसर है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। सो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग में से कौन सा लीडर मूवमेंट पेयर सही रूप से मैच किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है सहजानंद सरस्वती इक्वल्स टू ऑल इंडिया किसान सभा, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल तो बारदोली सत्याग्रह के थे ना, तो बीपी वाडिया कैसे बारदोली सत्याग्रह के हो सकते हैं? सो बी एंड सी तो अब अपने आप रॉन्ग है, और अभी डी के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, तो उस बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकती। सो याद रखिए, सहजानंद इक्वल्स टू किसान सभा, पटेल इक्वल्स टू बारदोली खेड़ा, वाडिया इक्वल्स टू मद्रास लेबर यूनियन, अनंतस्वे साराभाई इक्वल्स टू अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ना कि AITUC फाउंडिंग प्रेसिडेंसी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। फॉलोइंग में से कौन सा सही तरीके से लेबर पेजेंट मूवमेंट को उसके रीजन के सब साथ मैच करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ए का 1, सी का 2, डी का 3, बी का 4। ये क्वेश्चन पूरे सेक्शन 5 का एक मैप बेस्ड समरी है। अगर आप एक मेंटल मैप बनाओ इंडिया का और हर मूवमेंट को उसके रीजन में पिन कर दो, बिहार चंपारण, गुजरात खेड़ा, बारदोली बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट तेभागा, हैदराबाद तेलंगाना तेलंगाना रिबेलियन, अवध यूपी एका मूवमेंट, तो ये विजुअल ट्रिक एग्जाम में बहुत फास्ट रिकॉल देगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। फॉलोइंग में से क्या सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि कॉलोनियल इंडिया में पेजेंट मूवमेंट्स अक्सर ब्रॉडर नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ क्यों ओवरलैप हो गए? सो इसका करेक्ट आंसर है पेजेंट ग्रीवियंसेस जो थे अगेंस्ट exploitative colonial revenue policies aligned with the broader nationalist demand for self-rule and economic justice. एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू और कल्टीवेशन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट पेजेंट्स की शिकायतें नेचुरली सेल्फ रूल और इकोनॉमिक जस्टिस की ब्रॉडर नेशनलिस्ट डिमांड के साथ अलाइन हो गई, जिसकी वजह से गांधी जैसे लीडर्स ने डायरेक्टली पेजेंट मूवमेंट्स में इंगेज किया। सो याद रखना, पेजेंट इकोनॉमिक इश्यूज प्लस नेशनलिस्ट पॉलिटिकल डिमांड इक्वल्स टू एक ही लड़ाई। ये कॉन्सेप्ट पार्ट 1 क्वेश्चन 1361 दोनों कॉज इफेक्ट एनालिटिकल क्वेश्चंस के साथ जोड़ो। DSSB रेगुलरली क्यों वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, ना कि सिर्फ डेट्स और नेम्स। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। फॉलोइंग में से क्या सबसे अच्छे तरीके से तेभागा मूवमेंट और तेलंगाना रिवेलियन के बीच का की डिफरेंस बताता है? सो करेक्ट आंसर है तेभागा demanded a fairer crop sharing ratio through largely peaceful mobilization, while the Telangana rebellion was more armed militant uprising. तेभागा मूवमेंट लार्जली एक पीसफुल मोबिलाइजेशन था और तेलंगाना रिबेलियन में जो थी वो हथियार यूज़ हुए थे, तो ये इसके बीच का डिफरेंस है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। न्यू सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है, इंडियन ट्रेड यूनियंस एंड लेबर लेजिस्लेशन। इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन कौन सी थी जो 1918 में मद्रास में बनी? सो इसका करेक्ट आंसर है
मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन जो 1918 में बनी इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन मानी जाती है। मद्रास लेबर यूनियन ने बकिंगम एंड कर्नाटक मिल्स के टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया था। ये पहली बार था कि इंडिया में वर्कर्स ने स्ट्राइक, नेगोशिएशन और कलेक्टिव डिमांड्स का स्ट्रक्चर्ड तरीका इस्तेमाल किया। मॉडर्न ट्रेड यूनियनिज्म की असल शुरुआत यहीं से मानी जाती है। सो मद्रास लेबर यूनियन इक्वल्स टू इंडिया की फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो कि 1918 में बनी। अब क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है बीपी वाडिया। हमने पहले भी पढ़ा है, पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। वीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की जो इंडिया की अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियंस में से एक थी। वीपी वाडिया बहादुर जी पेस्तौनजी वाडिया खुद एक थियोसॉफिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे, एनी बेसेंट के क्लोज एसोसिएट। ये इंटरेस्टिंग है कि उनका बैकग्राउंड लेबर मूवमेंट से डायरेक्टली नहीं था, लेकिन उन्होंने वर्कर्स की दयनीय कंडीशंस देखकर उनके लिए ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 1920 में बनी इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशन में से एक कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में बनी इंडिया की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, INTUC 1947 कांग्रेस से लिंक्ड, CITUC 1970 में CPI-M से लिंक्ड, भारतीय मजदूर संघ 1955 RSS से लिंक्ड है। सो AITUC इक्वल्स टू 1920 इक्वल्स टू सबसे पुरानी, बाकी सब बात की हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सो इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1920 में AITUC की स्थापना के वक्त उसके पहले प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, जो पंजाब केसरी के नाम से भी फेमस हैं। एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे। ये इंटरेस्टिंग है कि वो मेनली एक पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन उन्होंने लेबर मूवमेंट की भी लीडरशिप संभाली। दिखाता है कि उस वक्त फ्रीडम स्ट्रगल और लेबर मूवमेंट कितने इंटरवाइन थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस सिटी में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बॉम्बे में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, अनंतसुए साराभाई द्वारा अहमदाबाद में बनाई गई कौन सी लेबर एसोसिएशन इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल लेबर का एक वेल नोन मॉडल बन गई? सो इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसको मजदूर महाजन भी कहा जाता है, अनंतसुए साराभाई द्वारा बनाई गई इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल लेबर का एक वेल नोन और इन्फ्लुएंशियल मॉडल बन गई। अनंतसुए साराभाई एक इंटरेस्टिंग फिगर है। वो एक वेल्दी बिजनेस फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने वर्कर्स के राइट्स के लिए काम किया था। अनंतसुए अपनी ही फैमिली के बिजनेस इंटरेस्ट के अगेंस्ट वर्कर्स के लिए लड़े। ये एसोसिएशन गांधीयन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी, ना कि कॉन्फ्रंटेशनल स्ट्राइक्स पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। कॉलोनियल इंडिया में लेबर कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए पहला फैक्ट्रीज एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? आंसर है इसका 1881। पहला फैक्ट्रीज एक्ट इंडिया में 1881 में पास हुआ, जिसने फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशंस के लिए बेसिक रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1881 इंग्लैंड के फैक्ट्री एक्ट 1833 से 48 साल बाद आया। दिखाता है कॉलोनियल इंडिया में लेबर रिफॉर्म्स ब्रिटेन के मुकाबले काफ़ी लेट आया, वो भी मेनली इसलिए क्योंकि ब्रिटिश मिल ओनर्स इंग्लैंड में कंपटीशन फेस कर रहे थे इंडिया चीप लेबर से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। इन 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर बना कौन सा इंटरनेशनल बॉडी ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स सेट करता है और जिसका इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर बनी ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स सेट करती है और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। ILO एक यूनिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ट्रिपरटाइट स्ट्रक्चर, मतलब डिसीजन में गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स तीनों
के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। यह यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है जो यूएन से पहले ही बन गई थी। यूएन 1945 में बनी है और आईएलओ जो थी वो 1919 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है 1919। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन सा एक्ट एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रेगुलेट करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इंडिया में एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन को रेगुलेट करता है। ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बैकबोन है। इसमें लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स और ले ऑफ रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर्स डिफाइन किए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिपेंडेंस के सिर्फ कुछ महीनों बाद ही ये एक्ट पास हो गया था। दिखाता है कि लेबर राइट्स नए देश की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर थे। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 इक्वल्स टू डिस्प्यूट रिवॉल्व करने वाला लॉ। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इक्वल्स टू वर्किंग कंडीशंस वाला। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इक्वल्स टू वेजेस वाला। तीनों अलग अलग पर्पस रिजॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। फॉलोइंग में से क्या सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कि AITUC 1920 जैसे ट्रेड यूनियंस का फॉर्मेशन इंडियन लेबर मूवमेंट के लिए क्यों सिग्निफिकेंट था? सो इसका करेक्ट आंसर है It gave workers a collective organized platform to demand better wages, working conditions and rights. AITUC के फॉर्मेशन ने इंडियन वर्कर्स को एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू वो कलेक्टिवली बेहतर वेजेस, वर्किंग कंडीशन, लेबर राइट्स की मांग कर सकते थे। ये पूरे सेक्शन 6 का समरी कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ और हमारा सेक्शन 7 स्टार्ट होता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया। 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस की गई कौन से सिस्टम ने लैंड रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स किया और ज़मींदारों के थ्रू कलेक्ट किया जिससे अक्सर पेजेंट्स एक्सप्लॉयटेशन हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर है द परमानेंट सेटलमेंट, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में इंट्रोड्यूस की गई लैंड रेवेन्यू को ज़मींदारों के थ्रू परमानेंटली फिक्स करती थी जो अक्सर हाई रेंट्स निकालने के लिए पेजेंट्स कल्टीवेटर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। परमानेंट सेटलमेंट का ओरिजिनल आइडिया था कि अगर रेवेन्यू फिक्स हो जाए तो ज़मींदार अपनी ज़मीन में इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली ये बैकफायर हुआ। ज़मींदार सिर्फ रेंट कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड रहे, एक्चुअल एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट में नहीं। सो परमानेंट सेटलमेंट इक्वल्स टू 1793 कॉर्नवालिस इक्वल्स टू बंगाल ज़मींदार्स के थ्रू फिक्स्ड रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 75 है, ब्रिटिश द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई कौन सी रेवेन्यू सिस्टम इंटरमीडियरीज के बजाय इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स यानी रियाट्स के साथ डायरेक्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन्वॉल्व करती थी? सो इसका करेक्ट आंसर है रियातवारी सिस्टम। रियातवारी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिविजुअल पेजेंट कल्टीवेटर्स के बीच डायरेक्ट रेवेन्यू सिस्टम होता था, सेटलमेंट होता था बिना ज़मींदार इंटरमीडियरीज के। रियातवारी सिस्टम मेनली मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट हुई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। कौन सी रेवेन्यू सिस्टम इंडिविजुअल पेजेंट्स या ज़मींदारों के बजाय विलेज कम्युनिटीज़, महल्स के साथ सेटलमेंट इन्वॉल्व करती थी? इसका करेक्ट आंसर है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में पूरे विलेज कम्युनिटीज़ के साथ रेवेन्यूज़ सेटलमेंट होती थी जो नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में कॉमन थी। महलवारी सिस्टम मेनली नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, आज का उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में इम्प्लीमेंट हुई थी। इसमें विलेज के हेडमैन या विलेज काउंसिल कलेक्टिवली पूरा रेवेन्यू अमाउंट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते थे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की नहीं पूरे गाँव की होती थी। महलवारी इक्वल्स टू महल मीन्स विलेज, पूरे गांव से कलेक्टिव रेवेन्यू। ये नॉर्थ इंडिया में कॉमन था और जो रियातवारी सिस्टम था वो साउथ इंडिया में मीन्स मद्रास और बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, 1929 में सेटअप हुई कौन सी रॉयल कमीशन ने कॉलोनियल इंडिया में वर्कर्स की कंडीशंस की जांच की जिससे बाद में लेबर रिफॉर्म्स हुए? सो इसका करेक्ट आंसर है
द रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया, विटले कमीशन। रॉयल कमीशन जो 1929 में सेटअप हुई, वर्किंग कंडीशंस की जांच की और कॉलोनियल इंडिया में सिग्निफिकेंट लेबर रिफॉर्म्स का कारण बनी। ये कमीशन स्पेसिफिकली लेबर के लिए थी, जबकि साइमन कमीशन 1928 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए थी और हंटर कमीशन जलियांवाला बाग मसकेयर की जांच के लिए बनाई गई थी। विटले कमीशन इक्वल्स टू लेबर, साइमन कमीशन इक्वल्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड हंटर कमीशन इक्वल्स टू जलियांवाला बाग। क्वेश्चन नंबर 78 और न्यू सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं, ग्लोबल लेबर लेजिस्लेशन एंड द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन। न्यू डील का हिस्सा 1935 का कौन सा उस एक्ट वर्कर्स के यूनियन बनाने और कलेक्टिव बार्गेनिंग में शामिल होने की राइट की प्रोटेक्शन करता है? सो करेक्ट आंसर इज द वैगनर एक्ट, नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट, जो कि 1931 का न्यू डील का हिस्सा है। वर्कर्स के यूनियंस बनाने और कलेक्टिव बार्गेनिंग में शामिल होने के राइट की प्रोटेक्शन करता है। वैगनर एक्ट को लेबर्स मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अमेरिकन वर्कर्स को पहली बार स्ट्रॉन्ग फेडरल प्रोटेक्शन दी। यूनियन बनाने के लिए ये यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के फेमस न्यू डील प्रोग्राम का हिस्सा था, जो ग्रेट डिप्रेशन से रिकवरी के लिए बनाया गया था। सो याद रखना, वैगनर एक्ट इक्वल्स टू यूनियन बनाने का राइट, 1935 न्यू डील। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, 1938 के कौन से उस एक्ट ने वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स के स्टैंडर्ड सेट किए? सो द करेक्ट आंसर इज द फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट। फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट 1938 ने कई यूएस वर्कर्स के लिए एक नेशनल मिनिमम वेजेस और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इस्टेब्लिश किए। ये एक्ट आज भी उस लेबर लॉ का फाउंडेशन है। इसी ने पहली बार ओवर टाइम पे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मतलब अगर तुमने एक्स्ट्रा घंटे काम किया है तो तुम्हें ज़्यादा रेट से पैसा मिलेगा। इसने चाइल्ड लेबर पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई। फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट इक्वल्स टू वेज प्लस आवर्स का स्टैंडर्ड, जो कि 1938 में डिसाइड हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील का हिस्सा कौन सी यूएस एजेंसी का गोल फेयर कौन से यूएस एक्ट ने ओल्ड एज और अनएम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स की सुरक्षा के लिए एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एस्टेब्लिश किया? सॉरी, हमारा क्वेश्चन है यूएस एजेंसी का गोल फेयर वेजेस सहित इंडस्ट्री कोड्स के रेगुलेट करना था। सो इसका करेक्ट आंसर है द नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन जो न्यू डील के अंडर इस्टेब्लिश हुई, इंडस्ट्री कोड्स को रेगुलेट करती थी, जिसमें फेयर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस के प्रोविजन शामिल थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन को 1935 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये एक फेमस केस है, सेचर पोल्ट्री कॉर्प वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा पावर एग्जीक्यूटिव ब्रांच को दे रहा था। इसके बाद वैगनर एक्ट और फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट ने सेपरेटली सिमिलर गोल्स अचीव किए। सो नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल्स टू इंडस्ट्री कोड्स प्लस फेयर वेजेस का रेगुलेटर, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। अब क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। न्यू डील का हिस्सा 1935 के कौन से यूएस एक्ट ने ओल्ड एज और अनएम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स की सुरक्षा के लिए एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एस्टैब्लिश किया? सो इसका करेक्ट आंसर है द सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 1935 में आया, ने एक सिस्टम एस्टैब्लिश की जो पेंशन्स और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती थी, वर्कर्स को ओल्ड एज और जॉबलेसनेस के पीरियड्स में प्रोटेक्ट करती थी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 1930 के दशक का कौन सा सीरियस आर्थिक संकट यानी क्राइसिस दुनिया भर में वर्कर्स और पेजेंट्स की कंडीशंस का बहुत बुरा बना दिया, जिससे वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट और गिरती हुई एग्रीकल्चर प्राइसेस हुई? सो इसका करेक्ट आंसर है द इनफेमस द ग्रेट डिप्रेशन। 1930 के दशक की ग्रेट डिप्रेशन ने वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट और शार्पली गिरती हुई एग्रीकल्चरल प्राइसेस का कारण बनी, जिससे दुनिया भर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स और पेजेंट फार्मर्स दोनों सीवियरली अफेक्ट हुए।
ग्रेट डिप्रेशन 1929 में उस यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश ब्लैक ट्यूसडे अक्टूबर 29, 1929 से शुरू हुई थी और ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन बन गई क्योंकि पूरी दुनिया की इकनॉमीज़ एक दूसरे से फाइनेंशियली कनेक्टेड थी। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। 1932 के शुगर इंडस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने पिछली वीडियो में ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री टॉपिक में पढ़ा था, इसी डिप्रेशन के रिस्पॉन्स में आया था। सो ग्रेट डिप्रेशन इक्वल्स टू 1929 की शुरुआत, 1930s का पूरा दशक, वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, फॉलोइंग में से क्या सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि ग्रेट डिप्रेशन ने इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अलावा स्पेसिफिकली पेजेंट्स की कंडीशंस को इतना गंभीर रूप से क्यों बिगाड़ा। सो इसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चरल prices collapsed sharply, drastically reducing farmers' incomes even as their debts remained fixed. ये एक क्लासिक डबल बर्डन वाला सिनेरियो है। एक तरफ फार्मर्स की कमोडिटीज़ जैसे वीट, कॉटन की कीमत गिर गई, दूसरी तरफ उनके लोन जो उन्होंने पहले लिया था जब प्राइसेस हाई थे सेम रहता है। इसी मिसमैच की वजह से रूरल एरियाज़ में डिप्रेशन का इम्पैक्ट अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज से भी ज़्यादा सीवर हुआ कई जगह। अब बढ़ते हैं हम इस सीरीज़ के लास्ट क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। फॉलोइंग में से क्या सबसे अच्छे तरीके से यूरोप के लेबर मूवमेंट और कॉलोनियल इंडिया के पेजेंट मूवमेंट्स के बीच ओवरऑल कनेक्शन को समराइज करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है both arose from exploitative economic systems and sought organized collective actions to demand fairer treatment and rights. यूरोपियन लेबर मूवमेंट और इंडियन पेजेंट मूवमेंट्स दोनों एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक सिस्टम से पैदा हुए और दोनों ने फेयर ट्रीटमेंट राइट्स और बेहतर कंडीशंस की मांग के लिए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव एक्शन का आयोजन किया। ये पूरे 84 क्वेश्चंस कोर्स का परफेक्ट ब्रांड समरी है, चाहे वो इंग्लैंड का फैक्ट्री वर्कर्स हो, मार्क्स का प्रोलेटरेट बोर्गोइस फ्रेमवर्क हो, रशिया का सोवियट्स हो, फ्रांस का पेजेंट्स हो या इंडिया का चंपारण बारदोली तेभागा मूवमेंट्स हो, सब एक ही कोर पैटर्न है। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this video. Thank you.